साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए आपको पता है इस चैनल के ऊपर अपन बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और अपनी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें अपन शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में मैं बात करूँ या लगभग 21 से 25 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये यूनिट्स हैं जो कंप्लीट करा दी जाएँ, ठीक है? जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। इसके बाद मैं आपके लिए जो आपका फिलहाल जो मनःस्थिति चल रही है, फिलहाल जो आपके दिमाग में चल रही है सारी नेगेटिविटी वगैरह, उनसे रिलेटेड छोटे-छोटे वीडियोज़ लेके आऊँगा कि कैसे आप उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं और लास्ट टाइम में कैसे अपने आप को सँभाल के अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। देखें, कौन-कौन सी यूनिट्स हमने करा ली, मैं वापस आपको रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सेल बायोलॉजी हमने कर ली, जेनेटिक्स कर ली, इकोलॉजी एनवायरनमेंट कर ली, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी कर ली, इकोनॉमिक जूलॉजी हमने कर ली, ह्यूमन हेल्थ हमने कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हमने कर ली। यानी कि मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट जूलॉजी की जो यूनिट होती हैं वो अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है? एक बायोटेक ज़रूर बची हुई है आपकी, उसको भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँ अपन अपनी यानी कि प्लांट की, हम यहाँ पे बात करें कि जो बॉटनी है उसमें क्या-क्या कर लिया, तो हमने केवल प्लांट फिजियोलॉजी को किया है और एक जो अपन ने एंजियोस्पर्म है टैक्सोनॉमी की, वो अपन ने कंप्लीट कर ली और सेल बायोलॉजी वाला जो है कंप्लीट कर लिया। आज जो मैं लेके आया हूँ यूनिट, वो आपके लिए प्लांट टैक्सोनॉमी की हम यहाँ पे बात करेंगे। आपके सिलेबस में क्या दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो सिलेबस में आप देखेंगे तो ये टैक्सोनॉमी वाला यूनिट आपकी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपको करना है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है प्राणी जगत के महत्वपूर्ण संघ, यानी कि एक तो आपको एनिमल टैक्सोनॉमी इसमें दी गई है, ठीक है? एनिमल टैक्सोनॉमी आपको दी गई है और दूसरी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, तो प्लांट टैक्सोनॉमी दी गई है। यानी कि दोनों टैक्सोनॉमी आपको यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है? और इसमें अपने को क्या करना है, शैवाल से लेके एंजियोस्पर्म तक इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी अपन ने अलग देख ली थी और यहाँ पे अपन जिम्नोस्पर्म तक की टैक्सोनॉमी देखेंगे। शैवाल से शुरू करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे अपन थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में भी पढ़ लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ कमेंट्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मैं आपको बता दूँ। इन कमेंट्स को पढ़ के हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो आप भी ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो आपको मतलब मुझे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको क्या, मुझे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और मैं ऐसे ही इस चैनल पे काम करता रहूँगा आगे। देखिए, ये कमेंट था कि सर व्यूज़ से डिमोटिवेट मत होना, यानी कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है व्यूज़ से, ठीक है? इसके बाद था सर केमिस्ट्री के भी नोट्स हो तो बायो के बाद उसकी भी शुरू कर देना, अभी व्यूज़ भले ना आए पर आगे ज़रूर आएँगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, व्यूज़ से तो देखिए आप, मेरा ऐसा मानना है कि यदि एक बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है? एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है मेरे लिए तो वो बहुत है। मुझे ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, फालतू के व्यूज़ में आप देखते होंगे मैं कभी भी कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैं आप वीडियो देखेंगे तो किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक सिंपल सोबर जो अपन पढ़ते हैं, एक जो शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, एक टीचर का काम होता है लोगों को सीखना आना चाहिए, मतलब लोग, मैं जो सिखा रहा हूँ वो लोग सीख जाएँ, वो बच्चे सीख जाएँ, बस इतना मेरा मोटिव होता है। इसके अलावा किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ना, कोई फालतू की बातें करना, ये मेरा मोटिव होता ही नहीं है कभी भी, ठीक है? तो बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है उनको पसंद कर लें बस, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भी, ठीक है? और आपको लग रहा है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं और आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर मेरी तरफ से नहीं है। आप पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे। टेलीग्राम पे मैंने एक भी पैसा किसी भी बच्चे से नहीं लिया है आज तक और कोशिश करेंगे आगे भी नहीं लेंगे हम किसी भी प्रकार का पैसा। एक भी क्लासेस का पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, कोई भी ऐप मैंने अब तक नहीं बनाया है किसी भी प्रकार का। आगे अगर चीज़ें बदलती हैं तो देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, ठीक है? तो बस इतनी सी बात थी। चलिए अपन पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम जो यूनिट शुरू करने वाले हैं उसमें प्लांट टैक्सोनॉमी उसका नाम है पहली चीज़, ठीक है? याद रखना है आपको, प्लांट टैक्सोनॉमी अपन पढ़ रहे हैं और इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है? ये टोटल टैक्सोनॉमी के जनक हैं, एनिमल और उसके नहीं है, पूरी टैक्सोनॉमी के जनक हैं ये कैरोलस लीनियस। इसके बाद एक नियो सिस्टमैटिक है जिसके काम किया था किसने, हक्सले ने, जिस पे काम किया था। एक इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने हर्बेरियम। सबसे पहले हर्बेरियम होता क्या है तो देखना, हर्बेरियम की जो साइज़ होती है वो 11.5 बाई 16.5 इंच होती है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो क्यू के अंदर है और भारत का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो कोलकाता के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हर्बेरियम शीट के प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार की हर्बेरियम शीट होती हैं। पहले तो आप जानिए कि हर्बेरियम होता क्या है। तो एक शीट होती है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं अपन, कोई स्पेसिफन लेते हैं, यानी कि कोई प्लांट है उसका मॉडल अपन लेते हैं और इस मॉडल को अपन सुखा के यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है? और उसकी सारी डिटेल यहाँ कॉर्नर में लिख दी जाती है राइट हैंड साइड में। इसको अपन हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब ये हर्बेरियम शीट के अलग अलग प्रकार हैं तो वो देखिएगा कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है कि हमने किसी भी मेन प्लांट को लिया और मूल पादप से हमने एक शीट बना के तैयार कर दी, उस शीट को कहा जाता है होलोटाइप हर्बेरियम। दूसरी आती है हमारे पास लैक्टोटाइप हर्बेरियम। इसमें क्या होता है कि होलो के नष्ट हो जाने के बाद, यानी कि मान के चलिए किसी कारणवश होलो जो शीट है वो नष्ट हो जाती है तो फिर मूल पादप से वापस से एक नई शीट बनाई जाएगी, तो वो जो नई शीट बनेगी वो कौन सी होगी, लैक्टोटाइप होगी।
इसके बाद एक होता है नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है कि मान के चलिए होलोटाइप शीट हमसे नष्ट हो गई, बाई किसी भी कारण से खो गई या किसी भी प्रकार से हो गया खराब, और हमारे पास मूल पादप भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्लांट की दूसरी स्पीसीज यानी सॉरी उसी प्लांट की क्या करेंगे, उसी स्पीसीज की अन्य सदस्य यानी कि दूसरा पौधा ले लेंगे अपन, तो उसको अपन नियोटाइप कहेंगे। इसके बाद एक सिनटाइप आता है, उसमें क्या होता है कि मान के चलिए होलोटाइप हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक से ज़्यादा शीट इस बार बना के अपन तैयार कर लेंगे, उसको अपन सिनटाइप कहेंगे। इसके बाद एक होता है पैराटाइप। पैराटाइप में क्या होता है कि मान के चलिए होलोटाइप तो अपने पास है, ठीक है, एक तो अपन क्या तैयार करेंगे, होलोटाइप तैयार करेंगे, यानी कि मूल पादप से अपन एक हर्बेरियम शीट तैयार कर लेंगे। इसके बाद अन्य पादप भी अपन साथ के साथ वहाँ से तैयार कर लेंगे, अन्य पादपों की भी शीट एक साथ तैयार कर लेंगे, उसको अपन पैरा कह देंगे। यानी कि होलो तो अपन ने उस पादप का तैयार कर लिया, उसी के साथ हम दूसरे पादपों का भी तैयार कर लेंगे, तो उन सारी चीज़ को अपन पैराटाइप हर्बेरियम शीट कहेंगे। इसके बाद एक होता है आइसोटाइप हर्बेरियम शीट। उसमें क्या होता है कि मूल प्लांट से तैयार की जाती है और एक से अधिक तैयार की जाती हैं, तो उसको अपन कहते हैं आइसोटाइप। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ होलो यानी कि एक से ज़्यादा होलो टाइप सीट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद अपने क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखना तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हुआ था। उसमें जो हमने पादपों को बांटा था उनके आर्थिक महत्व के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया था। इसके बाद एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आता है जिसमें एक से अधिक लक्षणों को शामिल किया गया। फिर एक नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है जो कि फाइलोगेमी को ध्यान में रख के किया गया था। देखना यही पेपर के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन प्राकृतिक वर्गीकरण किसके आधार पर है, तो फाइलोजेनी के आधार पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने किया था, तो बेंथम हुकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था प्लांट की टेक्सोनॉमी एंड प्लांट की क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइलोजेनी जो है वो शब्द किसने दिया था, तो ध्यान रखना लेमार्क ने सबसे पहले दिया था। ये जो धारणा थी यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, तो हैकल नाम का साइंटिस्ट लेके आया था। इसका जो वर्णन किया था वो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं कि जो स्पीसीज यानी कि जाति जो शब्द है वो किसने दिया था, जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और जाति की अवधारणा है वो किसने दी थी, मेयर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। माइक्रोप्लाज्मा की जो खोज है वो नॉकार्ड और रॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करें इनके अंदर अनोक्सी शोषण पाया जाता है यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ये क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये पादप का जो फ्लोएम टिश्यू वाला भाग होता है उसको सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं छोटी सी अपन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो शब्द है वो बॉक्सामैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1942 के अंदर। ये होती कहाँ से है, तो एंटीबायोटिक्स जो है एक्टिनोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती हैं। इसके बाद एक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस नाम का बैक्टीरिया था, उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है उसको प्राप्त किया गया था। ये ट्यूबरक्लोसिस की पहली दवा बनी थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ध्यान रखना ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये कैसे होते हैं, ब्लू ग्रीन यानी कि नीले और हरा इनका कलर होता है। इनमें एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद कौन है, ट्राइकोडेस्मियम। क्यों ये अपवाद है, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, और इसकी वजह से कई बार समुद्र का रंग भी लाल हो जाता है, इसलिए लाल सागर से कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। हेटेरोसिस्ट क्या होती है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होती है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जब हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ी थी, वहाँ पे भी हमने हेटेरोसिस्ट के बारे में बात की थी। तो बस वही हेटेरोसिस्ट है जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखे भी हुई है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इनके अंदर होता है। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर पी के डे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और अध्ययन किया था आर एन सिंह नाम के वैज्ञानिक ने। इसके बाद इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दो विधियाँ हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, एक होता है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन, ठीक है। जो द्विविभाजन है वो स्पाइरुलिना के अंदर होता है। स्पाइरुलिना एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके बाद हम बहुविखंडन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है ऑसिटोलोरिया। ये क्या होता है, ऑसिलोटोरिया। ऑसिलोटोरिया क्या होता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म झरने में भी ये पाया जाता है। एक होता है साइनोटीमा, एक होता है रिव्यूलेरिया। ये दोनों क्या है, ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, लेकिन ये क्या पैदा करते हैं, फिसलन पैदा करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद एफिनोजीनोम है एक, और एक माइक्रोसिस्टिस है। ये क्या करते हैं, जल प्रस्फुटन का काम करते हैं, यानी कि जैसे अपन वाटर ब्लूम कहते हैं या फिर एल्गल ब्लूम भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये हो गई। आगे अपन बढ़ते हैं, देखिए थैलोफाइटा की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए थैलोफाइटा में क्या है, जो थैलोफाइटा वर्ड है यानी कि शब्द है वो किसने दिया था, एंडेलिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, यानी कि हैप्लॉइड बॉडी होती है इनकी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, तो थैलोफाइटा में जो ब्राउन एल्गी होते हैं, डाइएटम्स होते हैं और स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, टी एन टू एन होती है, यानी कि डिप्लॉइड इनकी बॉडी होती है। बाकी जितने भी थैलोफाइटा होते हैं उन सबकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है और एन होती है। इसके बाद हम इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना। तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं, इनकी पैक्ड होते हैं। मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है वो एंथीडिया कहलाता है। फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है उसको आर्चिगोनिया कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, कारा। कारा क्या करता है, कारा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ग्लोब्यूल्स होता है,
और जो फीमेल सेक्सोडर्म होता है वो नोक्यूल्स होता है, ठीक है। और जो नोक्यूल्स है उसके नीचे पाया जाता है क्या, ग्लोब्यूल। आगे बात करते हैं। एक 3 शब्द आते हैं, हम देखते होंगे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें युग्मकों की संरचना देखी जाती है, शेप देखी जाती है, उसके आधार पर बताया जाता है कि कौन आइसोगेमी होगा, कौन एनाइसोगेमी होगा, कौन ऊगेमी होगा, ठीक है। एक-एक की हम यहाँ पे बात करते हैं, देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, आइसोगेमी की। आइसोगेमी में होता क्या है, युग्मक जो है वो एक जैसे होते हैं, इनके समान इनके युग्मक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आइसोगेमी कहा जाता है, यानी कि इनके जो गैमेट्स हैं वो कैसे समान हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास हो गया और यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, आईसीयू से आप ध्यान रख सकते हैं, आइसोगेमी, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी का मतलब होता है कि इनके जो गैमेट्स होंगे वो एनाइसो यानी कि असमान होंगे। असमान के उदाहरण की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास हो गया आपका, और एक आपका एलोमाइसिस हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्लेमाइडोमोनास तो ऊपर भी आ रहा है, नीचे है, तो क्लेमाइडोमोनास ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों पाए जाते हैं, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी तीनों पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं ऊगेमी। ऊगेमी क्या होता है, तो देखना, इसमें मादा जो है वो नॉन मोटाइल होती है, लार्ज होती है, बड़ी होता है इसका जो गैमेट है। इसके बाद नर जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लगभग सभी हायर प्लांट्स में, यानी कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उन सब में ऊगेमी हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं तो इनमें जाइगोटिक म्यूसिस देखने को मिलता है और हैप्लॉन्टिक प्रकार की इनकी बॉडी होती है, जो हमने ऊपर भी देख लिया था। आगे बात करते हैं हम इनकी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, तो एक जो बॉडी टाइप होता है वो गैमेटोफाइट होता है, दूसरा बॉडी फाइट टाइप होता है वो स्पोरोफाइट होता है। दोनों एक दूसरे में किस प्रकार से इंटरचेंज होते हैं, देखना। सबसे पहले गैमेटोफाइट से अपन शुरू करते हैं, तो यहाँ से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, गैमेट बनाएगा एन। इसके बाद एक गैमेट तो ये लेके चल रहा है, दूसरा गैमेट बाहर से आएगा, यदि ये मेल है तो फीमेल आएगा, फीमेल है तो मेल आएगा। दोनों गैमेट मिल जाएंगे तो स्थिति हो जाएगी 2n। उस बॉडी पार्ट को अपन कहेंगे स्पोरोफाइट, यानी कि उस बॉडी को अपन क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, जो वापस कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एन। और स्पोर जो है वो जर्मिनेशन के बाद क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे, जो कि कैसा होता है, एन। ये लाइफ साइकिल चलती है। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की, सभी के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखना, लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। यहाँ से पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न बनता है कि एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है, आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, ध्यान रखना है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। ये छोटा सा है, छोटा सा आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा चार्ट आपको एक क्वेश्चन दे जाएगा 100%, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मेन प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी यानी कि कोई प्लांट है उसकी बॉडी कैसी रहेगी, या तो गैमेटोफाइट होगी या फिर स्पोरोफाइट होगी। एल्गी और हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो एन एन फॉर्म में होती है, यानी कि गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है। और बाकी के जो टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, इनकी बॉडी 2n होती है, यानी डिप्लॉयड स्टेज में होती है और स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर देते हैं एक अलग-अलग हम यहाँ पे बात कर लें, अलग-अलग एल्गी की बात करें तो एल्गी जो हैं उनकी बॉडी हैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है, और हैप्लॉन्टिक में भी मतलब जो एल्गी है, एल्गी में भी कौन-कौन से हैप्लॉन्टिक होते हैं, तो वोल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। इनकी जो बॉडी टाइप है वो कौन सी है, हैप्लॉन्टिक होती है, मेन प्लांट बॉडी। इसके बाद एक्टोकार्पस है जिसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉन्टिक होती है। इसके बाद फ्यूकस की बात करें तो इसकी बॉडी जो है वो कैसी डिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन सी बॉडी करती है, तो एल्गी की हम यहाँ पे बात करें, जो एल्गी होते हैं उनकी जो गेमेटोफाइट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट फॉर्म में होती है, तब जाके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्रायोफाइटा की हम यहाँ पे बात करें तो जो गेमेटोफाइट उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है उसमें फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फॉर्म में ये क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में बात करें तो स्पोरोफाइट में होती है, और एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, उस टाइम पे ही क्या बनता है इनका, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन जो ब्रायोफाइट होता है, एक ध्यान रखना, अब जो ब्रायोफाइटा होता है उसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट पर। ये पेपर के अंदर प्रश्न बना हुआ है और आगे भी बनेगा, ध्यान रखना। सीधा पूछा जाता है होते हैं उनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी डिपेंड होती है किस पर, गेमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। तो आपको BSG से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि ब्रायोफाइटा की बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट डिपेंड होता है किस पर, गेमेटोफाइट पर। इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अपन टेरिडोफाइटा में बात करें तो जो स्पोरोफाइटिक होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, गेमेटोफाइट से, यानी कि उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे आप, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखना। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, देखना, फर्टिलाइजेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, टाइडोफाइट होते हैं, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इनके पास जो मोटाइल गैमेट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं, यानी उनके पास क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला पाई जाएगी, और फ्लैजिला से वो तभी गति कर पाएंगे जब उनको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, BAP, बाप मोटा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइट की जो स्पर्म होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं, सॉरी, और उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं यदि हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के हो गए तो इनके पास फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, हम जानते भी हैं।
इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सी जो बॉडी पार्ट है या फिर कौन सी जो चीज़ थी वो सबसे पहले किसके अंदर आई थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है कि एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण विकास सबसे पहले किस पादप के अंदर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ब्रायोफाइटा के अंदर हुआ था। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद वेस्कुलर कल्चर यानी कि संवहन जो तंत्र था उसका विकास सबसे पहले किसके अंदर हुआ था, टेरोफाइटा के अंदर हुआ था। ये भी पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सीड हैबिट सबसे पहले किसके अंदर आई थी, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आई थी। ये भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी कि ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद फल जो कल्चर है यानी कि फ्रूट जो है सबसे पहले किसके अंदर आए थे, तो एंजियोस्पर्म के अंदर आए थे। ये भी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अलग अलग जो हमारे पास टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं, तो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एल्गी की हम यहाँ पे बात करें तो एल्गी का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ओगोनियम होता है। इसी तरीके से हम बात करें जो ब्रायोफाइटा है उनकी जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनियम होता है। इसी तरीके से ट्राइडोफाइटा की बात करें तो ट्राइडोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन मार्चिगोनियम होती है। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में बात करें तो जो उनका मेल सेक्स ऑर्गन है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आपके कौन होते हैं, आर्चिगोनियम ही होती है। एंजियोस्पर्म की हम यहाँ पे बात करें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंड्रोशियम कहलाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो गायनोशियम कहलाता है। ठीक है, पेपर जो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए वो ओगोनियम हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसी एल्गी हमारे सामने आ गया। सबसे पहले अपन एल्गी की अब डिटेल में बात करने वाले हैं। ये हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे सबसे पहले। अब अपन एल्गी की बात कर लेते हैं। देखना, एल्गी की बात करें तो जो फादर ऑफ एल्गी हैं टोटली वो तो हैं फ्रिश नाम के वैज्ञानिक। ठीक है, इसके बाद बात करें फादर ऑफ इंडियन एल्गी या फिर जो अपन जिसमें स्टडी करते हैं एल्गी की वो हैं एमओपी अयंगर। ये पेपर के अंदर पूछा गया है पीवाईक्यूज में, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एनिमल के साथ सहजीवन में रहते हैं, उसको वो जो एनिमल कौन सा है, स्लोथ बियर के साथ रहते हैं, ध्यान रखना। कुछ जो एल्गी ऐसे हैं जो डीप सी में पाए जाते हैं, तो रेड एल्गी जो है वो डीप सी में उपस्थित होते हैं यानी कि गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की और पेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेल्यूलोज की जो इनर पार्ट बनता है और आउटर पार्ट जो है वो पेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। ब्राउन एल्गी की हम यहाँ पे बात करें तो सेल्यूलोज जो इनका इनर पार्ट बनाता है, एल्जिन जो है इनका आउटर पार्ट बनाता है। रेड एल्गी की हम यहाँ पे बात कर लें तो सेल्यूलोज जो इनर पार्ट में पाया जाता है, लेकिन पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके आउटर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। अब हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन एल्गी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ग्रीन एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं, क्लेमाइडोमोनास आता है, क्लोरेला आता है, एसिटाबुलेरिया आता है। ठीक है, सीसीए से आप इसको याद कर सकते हैं। अब जो क्लोरेला नाम का एल्गी है इसमें क्या किया था, केल्विन बेंसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की C3 रिएक्शन का प्रयोग किया था। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद कुछ जो ऐसे हैं ग्रीन एल्गी जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, कुछ यूनिसेलुलर रहते हैं वो मैंने ऊपर लिख दिया। इसके कॉलोनियल रहते हैं वो कौन से हैं, जैसे बॉलवॉक्स को फुटबॉल शैवाल भी कहा जाता है या फिर लुढ़कने शैवाल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसी होती है। हाइड्रोडिक्टियोन भी इसी में आता है, कॉलोनियल रूप में रहता है। अच्छा, ऊपर अपन थोड़ा छोड़ गए थे, जो एसिटोबुलेरिया है वो क्या करता है, यूनिसेलुलर होता है, लॉन्गेस्ट ग्रीन एल्गी है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट ग्रीन एल्गी है। इसके बाद बात करते हैं अपन फिलामेंट्स रूप में भी कुछ ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। फिलामेंट्स के रूप में भी कुछ ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जिसमें यूलोथ्रिक्स आ जाता है और स्पाइरोगायरा आ जाता है। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला पाई जाती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला 2 से 8 हो सकती है नंबर में, इक्वल होती है, समान होती है और एपिकल पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की, तो यूलोथ्रिक्स को तालाब की ऊन कहा जाता है, स्पाइरोगारा को तालाब की रेशम कहा जाता है। ये गतिशील संरचना इसके पास नहीं पाई जाती। इसके बाद बात करें कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक की बात करें तो जैसे सेफ्यूलेरस हो गया, कुछ जो बॉडी पार्ट्स होते हैं थैलस लाइक होते हैं जिसमें सेफ्यूलेरस आता है आपका। सेफ्यूलेरस जो है वो चाय का पीत रोग के लिए जिम्मेदार होता है। कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर कि चाय के पीत रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कौन जिम्मेदार, तो शैवाल जिम्मेदार है, ध्यान रखना। ना वायरस है ना जीवाणु है, कोई नहीं है, कौन जिम्मेदार है, शैवाल जिम्मेदार है। और शैवाल का नाम पूछे तो सेफ्यूलेरस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से याद किया था कि ताजमहल चाय का ऐड कौन करता था, शेफ करता था, वहाँ ताज, तो ताज क्या है, एक चाय की पत्ती है। तो इस तरीके से मैंने इसको याद कर लिया था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये क्या है, परजीवी शैवाल है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया, ये मैंने पहले ही लिख रखे हैं, आपको ध्यान दे रहा होगा। इसके बाद थैलस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दूसरा जो ग्रीन एल्गी पाया जाता है वो अलवा होता है, इसको समुद्री सलाद कहा जाता है। ये रिच होता है किसके अंदर, आयोडीन के अंदर।
इसके बाद बात करें जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो मोटाइल होता है और जो क्लोरेला होता है वो नॉन मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनास के बाद तो हम जानते हैं कि एक फ्लैजिला भी पाई जाती है, कुछ इस तरीके का होता है कॉमा शेप। इसके बाद बात करते हैं, हमारे सामने आते हैं कौन, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब इनकी फ्लैजिला की बात कर लें तो फ्लैजिला इनके पास दो पाई जाती हैं, अनइक्वल होती हैं और लेटरल होती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखना, फ्लैजिला 2 से 8 पाई जाती हैं, इक्वल होती हैं और एपिकल पाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कैसी हैं, अनइक्वल हैं यानी असमान है और लेटरल हैं यानी कि पार्श्वीय रूप में पाई जाएंगी। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैल्प के रूप में पाए जाते हैं, सी वुड के रूप में पाए जाते हैं या फिर लीफी एल्गी के रूप में ये पाए जाते हैं। मैक्रोसिस्टिस सबसे लंबी ब्राउन एल्गी है, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, मराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। इनकी जो सेल वॉल होती है उनसे फाइकोकोलाइड्स बनाए जाते हैं और फाइकोकोलाइड्स को किसमें यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल इनका हो गया एक्टोकार्पस। सबसे प्राचीन एल्गी हैं कौन से, ब्राउन एल्गी। फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया। लेमिनेरिया जो है वो आयोडीन प्रचुर होता है यानी कि इसमें आयोडीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अपन रेड एल्गी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेड एल्गी में बात करें तो कुछ बैक्ट्रो को स्पम होता है जो कि क्या है, अपवाद है। क्यों, क्योंकि ये नीले रंग की लाल शैवाल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास फ्लैजिला नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, इंपॉर्टेंट है। नर की बात करें तो नर के पास स्पर्म टेंजिया पाई जाती है जिससे स्पर्मेटेड बनते हैं। और स्पर्म कैसे होते हैं, अगतिशील स्पर्म होते हैं, ये जो कि इनका क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है, ध्यान रखना। इसके पास मादा के पास कार्पोगोनिया पाई जाती है, तो इनके अंदर क्या पाई जाती है, केवल और केवल उगेमस ये होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे एल्गी चल रहे हैं। इसके बाद बात करें कुछ और एल्गी की स्पेशल कैरेक्टर की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ग्रीन एल्गी की हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास एक पायरेनोइड बॉडी पाई जाती है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बना ही बना है, आपको ध्यान देना होगा और आप देखेंगे जाके तो आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, देखना, जो पायरेनेटेड बॉडी है कहाँ पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि ये प्रोटीन को स्टोर करके रखती है बिसाइड स्टार्च, बस यही पेपर के अंदर पूछा जाता है और पेपर के अंदर इसको घुमा देता है कि स्टोर स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इस तरीके से 4 ऑप्शन वो घुमा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन को स्टोर करके रखता है कहाँ, बिसाइड स्टार्च। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से याद किया था, पी और पी पहले आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर बना है क्वेश्चन, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 100%। इसके बाद बात करते हैं ब्राउन एल्गी की कुछ खास बातें देखें तो इनके पास जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं या फिर गैमेट्स होते हैं वो पीयर शेप में होते हैं, पहली चीज़। दूसरी, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होल्ड फास्ट और स्टाइप और फ्रंट के अंदर बटी हुई रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो मिल जाएंगे, आपके नोट्स के अंदर भी ये लिखी हुई होंगी चीज़ें। इसके बाद रेड एल्गी की हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो कॉम्प्लेक्स फोर्स फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इनके अंदर पाया जाता है। अब कुछ आते हैं एल्गी के बाद डायनोफ्लेजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स की मैं बात करूँ तो नॉक्ट्यूलेका हो गया, इसके बाद गोन्यूलेक्स हो गया, जिम्नोडियम हो गया, ये विशेष हैं इनमें। इसके बाद नॉक्ट्यूलेजा लेका जो है इसको समुद्री भूत कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से ये क्या उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। इसके बाद बात करें तो कुछ डाइएटम्स होते हैं जिन्हें सुनहरी शैवाल कहा जाता है या फिर बेसिलेरियोफाइटा कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये काइसिल गर्त में पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें साबुन की डिब्बी, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें साबुन की डिब्बी के समान छिद्र पाए जाते हैं, तो साबुनदानी शैवाल भी ने कहा जाता है, ध्यान रखना। किन के पास क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने एल्गी जो है वो कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे इस टेक्सोनॉमी में अपन आगे बढ़ते हैं। कौन आ रहा है, फंजाई आ रहे हैं, ठीक है। फंजाई को ध्यान दीजिएगा। फंजाई की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फंजाई जो शब्द है, फंजाई जो शब्द है, वर्ड है, वो किसने दिया था, बोहिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो माइकेली हैं। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन मैं बात करूँ इंडियन माइकोलॉजी कौन है, तो E.J. बटलर है, ठीक है। इनके जो वर्गीकरण है वो ओस्टवाल्ड टिप्पो नाम के साइंटिस्ट ने किया था। 2 भागों में इनको बांटा था, एक तो था मिक्सोफाइटा, दूसरे थे यू माइकोफाइटा या फिर यू माइकोटा, ठीक है। सबसे पहले अपन मिक्सोफाइटा की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मिक्सोफाइटा में क्या होता है, देखना, मिक्सोफाइटा में क्या होता है, इनकी कायिक अवस्था में सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, और जब ये जननिक अवस्था में चले जाते हैं तो सेल वॉल क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। इनको नग्न कवक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कायिक अवस्था में इन पर सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। इनको इनके अंदर कौन आते हैं, तो स्लाइम मोल्ड इनको कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन यूमाइकोटा या फिर यूमाइकोफाइटा में। इसमें फाइकोमाइसिटीज आता है, एस्कोमाइसिटीज आता है, बेसिडियोमाइसिटीज आता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। PABD, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम एक एक की बात करेंगे, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसी एक पेज के अंदर हम इसको खत्म भी कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका फंसाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखना, फाइकोमाइसिटीज की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर के अंदर बना भी है, ध्यान रखना। सीधा पूछा जाता है कि कौन से जो फंसाई हैं वो एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं, तो ध्यान रखना फाइकोमाइसिटीज वर्ग ऐसा होता है। इसके बाद बात करें, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन कौन से, आइसोगेमी प्रकार का, एनाइसोगेमी प्रकार का और उगेमी प्रकार से होता है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एल्ब्यूगे हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसको आप याद कैसे करोगे, रैंप, रैंप से आपको याद रखना है कि राइजोपस हो गया,
ठीक है। एल्ब्यूगे हो गया, म्यूकर हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? फाइकोमाइसीटीज के उदाहरण है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में बस। बस का मतलब क्या है कि इनके जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है बेसिडियोस्पोर और दूसरा होता है एस्कोस्पोर। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, एक होता है बेसिडियोस्पोर और एक होता है एस्कोस्पोर। ये क्यों है, कौन से हैं? सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे सामने आता है, दूसरा आता है हमारे सामने एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है? सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। ये अपने आप में अलग चीज़ है, तो ध्यान रखना, पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? सोमेटोगेमी मेथड से इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। इसके बाद इनमें क्या बनते हैं? एस्कस बनते हैं। एस्कस में होता है मियोसिस और मियोसिस से क्या बन जाते हैं? एस्कोस्पोर बन जाते हैं। ध्यान रखना, जो कितने बनते हैं? 4 से 8 बनते हैं। इसके बाद बात करें हम इसमें तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम बनता है, एस्परजिलस होता है, पेजीजा होता है, मोसेला होता है और जिब्रेला होता है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे एस्कोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, उदाहरण है। ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? पापा मजे। कैसे याद करेंगे? पापा मजे, पेनिसिलियम। ठीक है। इसके बाद पेजिजा, इसके बाद एस्परजिलस और मोसेला, जिब्रेला, ये सब इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेनिसिलियम जो है स्टेफाइलोकोकस के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। ध्यान रखना, जो कि एंटीबायोटिक के यूज़ में, इसके रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस जो है इससे क्या बनाया जाता है? सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? सैक फंजाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैक फंजाई बोला जाता है। इसके अंदर यीस्ट भी आता है। कॉप्रोफिलस भी बोला जाता है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के अंदर बना था। जो काउ डंक होता है, यानी कि गोबर के ऊपर जो पाए जाते हैं, उनको कॉप्रोफिलस बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। तो ये किस वर्ग में आते हैं? एस्कोमाइसिटीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये आते हैं। ध्यान रखना, कॉप्रोफिलस कहा जाता है कौन से? जो डंक यानी कि गाय भैंस के गोबर के ऊपर जो पाए जाते हैं कवक। इसके बाद बात करते हैं अपन बेसिडियोमाइसिटीज की। किसकी बात करते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज तीसरा हमारे सामने आता है। इनको बोला जाता है ब्रैकेट फंजाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ठीक है। इनको बोला जाता है रे फंजाई, इनको बोला जाता है गिल्स फंजाई, इनको बोला जाता है क्लब फंजाई। क्लब फंजाई भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। ठीक है। अब देखना, इनमें क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। तो फिर होता क्या है कि दो बेसिडियोमाइसिटीज के जो फंगस होते हैं वो पास पास आते हैं और उनमें क्लैम्प कनेक्शन बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपका ध्यान रखना। इसके बाद उसमें बेसिडियम बनता है। बेसिडियम से क्या बनते हैं? बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। इसके बाद बेसिडियो कार्प बनता है, जिसको सॉरी बेसिडियो कार्प होता है, जिसको खाने योग्य मशरूम भी कहा जाता है। ध्यान रखना। इसके बाद एक पक्सीनिया होता है। पक्सीनिया क्या होता है? 2 पोषी कवक होता है, जो गेहूं और बारबेरी में क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद अस्टिलेगो होता है, जो स्मट रोग पैदा करता है। और एक पक्सीनिया होता है, जो कि रस्ट रोग पैदा करता है। ठीक है। गेहूं में जो रस्ट रोग बनता है वो किसकी वजह से बनता है? पक्सीनिया की वजह से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात कर लेते हैं। लास्ट हमारे सामने आता है। ठीक है। तो ये इनको क्या बोला जाता है? फंजाई इम्परफेक्ट बोला जाता है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनमें लैंगिक जो जनन है वो नहीं पाया जाता। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया हो गया, कोलोट्राइकम हो गया, इसके बाद ट्राइकोडर्मा हो गया। ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने हैं। इस पेज के अंदर आपका फंजाई कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारे सामने ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ब्रायोफाइट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आते कौन कौन है? पहले तो ये बात करेंगे अपन, मोसेस आते हैं और लिवर बर्ड्स आते हैं। ठीक है। मैं बात करूँ इनको क्या कहा जाता है? इनको शियोफाइट्स कहा जाता है। शियोफाइट यानी कि छाया प्रिय पादप कहा जाता है, यानी कि इनको क्या प्रिय होती है? छाया प्रिय होती है। आगे बात करते हैं, जो ब्रायोफाइट शब्द है वो किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बाद इसको जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो हेडविंग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो एस आर कश्यप को कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। इसकी बात करूँ, इनमें जो लैंगिक जनन है वो ऊगैमस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं कुछ जलीय ब्रायोफाइट्स की बात कर लेते हैं। तो रिक्सिया फ्लूटेंस हो गया, रिक्सिया आबुएंस हो गया, इसके बाद रिएलो कॉर्पस हो गया और रिएला हो गया। ये सारे कैसे हैं? जलीय ब्रायोफाइट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे, इनमें शारीरिक विभेदन नहीं पाया जाता, यानी कि इनमें हम ये विभेद नहीं कर सकते कि कौन सा इनका बॉडी पार्ट्स किस प्रकार से दिखाई देता है। मादा युग्मक जो है वो निचला भाग बेंटर कहलाता है और नर जो है कैसा होता है? द्विकशाभिक होता है। इनकी मेन प्लांट बॉडी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एमपीवी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है। दूसरा हमने वहाँ पे पढ़ा था बीएसजी। बीएसजी का मतलब क्या होता है कि ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो कितना कौन सा था? 2n, जो डिपेंड होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। और गैमेटोफाइट क्या है? इनकी मेन प्लांट बॉडी है। अब हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं, इनके क्लासेस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आगे किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो 3 इनकी क्लासेस हैं। एक है हेपेटोकॉप्सिडा, एक होता है एंथोकॉप्सिडा और एक होता है ब्रायोप्सिडा। सबसे पहले अपन हेपेटोकॉप्सिडा की बात कर लेते हैं। तो हेपेटोकॉप्सिडा के अंदर लीवर वर्ड आते हैं, पहली चीज़। दूसरा, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो पूर्णतः आश्रित होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। और ये कैसा होता है? पूर्ण परजीवी होता है। शरीर जो है वो थैलॉइड्स, थैलस तथा राइजोइड्स के अंदर डिवाइडेड होता है। थैलस पर शल्क पाए जाते हैं। ठीक है। और ऑयल बॉडीज यहाँ पे पाई जाती हैं।
तेल ग्रंथियाँ या फिर तेल शरीर जो है बॉडीज़ पाई जाती हैं। राइजोइड्स जो पाए जाते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके बाद जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें हम तो मार्केंशिया एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसके अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेटर्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के अंदर पूछा भी गया है कि इलेटर्स किसके अंदर पाए जाते हैं, तो मार्केंशिया के अंदर पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, 2N प्रकार के होते हैं और आर्द्रताग्राही होते हैं, यानी कि नमी को ये खींचते रहते हैं। इसके बाद एक रिक्सिया है जो भी लिवर वर्ट है जिसके अंदर नर्व सेल पाई जाती हैं, ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो मार्केंशियस का एग्जाम्पल आता है, मार्केंशिया रियला। इसके बाद क्रिप्टोथैलस आता है। क्रिप्टोथैलस क्या होता है, एक मृतोपजीवी ब्रायोफाइटा है, यानी कि मृतोपजीवी होता है, यानी कि गड़े सले पदार्थों पर ये अपना जीवन बिताता है, ध्यान रखना। क्रिप्टोथैलस क्या नाम है, क्रिप्टोथैलस, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं दूसरी क्लास इसके सामने हमारे सामने आती है एंथोकॉप्सिडा। एंथोकॉप्सिडा क्या होता है, देखना, इनको हॉर्नबर्ड बोला जाता है। संरचना सींग के समान होती है इसलिए इनको हॉर्नबर्ड बोला जाता है। हॉर्न का मतलब होता है सींग, तो सींग जैसी इनकी संरचना होती है इसलिए इनको हॉर्नबर्ड कहा जाता है। ये जो इनकी बॉडी होती है वो थैलस और राइजोइड्स के अंदर विभाजित रहती है। जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और स्केल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। इनके पास जो इलेटर्स पाए जाते हैं वो स्यूडो इलेटर्स होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, उत्पत्ति जो होती है वो एंडोथीसियम होती है। ठीक है, इसके बाद देखना लाइफ साइकिल की हम यहाँ पे बात करें इनकी, तो हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइटा होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। तो इनका जो हैप्लॉन्टिक प्रकार होता है वो उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। किस प्रकार से डिपेंड रहता है, अर्ध परजीवी के रूप में डिपेंड रहता है। इसके बाद आर्ची गुनिया बनती है जो कि कैसी होती है, जैकेट रहित होती है। इसके बाद क्लोरो जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पायरेनोइड पाया जाता है। हमने देखा था एल्गी के अंदर पायरेनोइड बॉडी पाई जा रही थी, ठीक है, तो वो पायरेनोइड बॉडी यहाँ पे भी पाई जाती है इनकी क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद उदाहरण की बात करें हम, यहाँ पे एंथोसीरोस होता है। कौन होता है, एंथोसीरोस होता है, और एंथोसीरोस के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, पायरेनोइड बॉडी पाई जाती है। इसके बाद नोटोथाइलम होता है, ये भी क्या एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। और कौन सा ब्रायोफाइटा है, एंथोकॉप्सिडा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनके पास स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंथोसीरोस की हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एंथोसीरोस को ही क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की योजक कड़ी बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है मैंने। इसके बाद एंथोसीरोस की क्या खास बात है कि इनका जो युग्मकोद्भेद होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, उसमें अंतराकोशिकीय श्लेष्म में गुहाओं में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। यानी कि इसका जो युग्मकोद्भेद होता है, यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है, सॉरी, इसका जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट की जो अंतराकोशिकीय श्लेष्मिक गुहा पाई जाती है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को हमें मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी तीसरी क्लास की बात करते हैं हम यहाँ पे ब्रायोप्सिडा की, तो ब्रायोप्सिडा में मोसेस आते हैं और मसाई आते हैं। ये कैसे हैं, सबसे विकसित प्रकार के ब्रायोफाइट्स हैं। इनके शरीर की बात करें तो शरीर जो है इनका जो पादप है वो तना पत्ती राइजोट्स में विभेदित रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इनके जो राइजोट्स होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित होते हैं और तिर्यक पट्ट वाले होते हैं। ब्रायोप्सिडा हो गया और स्पोरोफाइट होता है वो सबसे विकसित होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो फुट सीटा कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड रहती है स्पोरोफाइट में। ठीक है, इनका जो कैप्सूल होता है वो जननक्षम होता है। इसके बाद हम इनके एग्जांपल की बात करें तो एक होता है स्पेग्नम और एक होता है फ्यूनेरिया, दोनों की बात कर लेते हैं। फ्यूनेरिया में बात करें तो शाखित मूलाभास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कॉपर की अधिकता का ये सूचक है, यानी कि कहीं पे यदि कॉपर की अधिकता होगी तो यहाँ पे लगा दिया जाएगा फ्यूनेरिया, तो ये बता देगा कि इस जगह पर कॉपर की अधिकता है, तो यह ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्पेग्नम। स्पेग्नम को पीट मॉस बोला जाता है, ये प्रीवियस के अंदर पूछा गया है कि कौन सा ब्रायोफाइट पीट मॉस के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना स्पेग्नम को जाना जाता है। इसके बाद जिम्नोस्टोमस मॉस भी इसे कहा जाता है, स्पेग्नम को, इसको बॉग मॉस भी कहा जाता है। इनमें रिटार्ड सेल पाई जाती हैं, रिटार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें जो मॉसेस होते हैं उसका जो एगोनिथ भाग है उसको कैलेप्ट्रा कहा जाता है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, आपके ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, देखना कोने में। रिक्सिया फ्लूसेंट होता है, इसको जलीय ब्रायोफाइटा कहा जाता है। विशालतम ब्रायोफाइटा की बात करें तो डाप्सोनिया सुपरबा जो है ये कैसा है, विशालतम ब्रायोफाइटा है। सबसे छोटे ब्रायोफाइटा की बात करें तो जियोप्सिस है जो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। तो इस एक पेज के अंदर आपके क्या कंप्लीट हो जाते हैं, ब्रायोफाइटा की इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं। देखना, टेरिडोफाइटा की हम यहाँ पे बात करें तो टेरिडोफाइटा जो है उनको हॉर्सटेल या फिर फर्न्स के में विभेदित कर सकते हैं अपन इनको। इनको प्लांट रेप्टाइल्स बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पादप वर्ग के सरीसृप। ये इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है कि पादप वर्ग के सरीसृप किनको बोला जाता है, तो टेरिडोफाइटा का बोला जाता है, ध्यान रखना। शब्द जो है वो हैकल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इनका जो जनक है वो SS
वीट है, ठीक है। इसके बाद जूडियोगेमी इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक चलकर जाता है, तैर कर जाएगा, उसको जूडियोगेमी कहा जाता है। स्फेग्नोगेमी होता है, स्फेग्नोगेमी क्या होता है कि यदि नली के द्वारा वो जाए तो उसको स्फेग्नोगेमी कहा जाता है। जलीय जो होते हैं यानी कि जलीय टेरिडोफाइटा हैं वो कौन से हैं, मार्शला हो गया, साल्वेनिया हो गया, इसके बाद आइसोइटियस हो गया और एजोला हो गया, ये सब क्या है, जलीय टेरिडोफाइटा हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय टेरिडोफाइटा की, यहाँ पे बात करें तो सेलेजिनेला हो गया, रूपेस्टिस हो गया, सेलेजिनेला क्रायोप्टेरिस हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अधिपादप यानी कि एपीफाइट के रूप में कौन से पाए जाते हैं, तो देखना लाइकोपोडियम, फ्लैंगमेरिया, इसके बाद ऑफियोग्लोसम, पेंडुलम, ये क्या है, अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें अपन लाइकोपोडियम जो फ्लैंगमेरिया है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, होम्योपैथी में उपयोग किया जाता है। ऑफियोग्लोसम पेंडुलम की बात करें तो उसको प्लांट किंगडम में सर्वाधिक गुणसूत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे बात करते हैं अपन इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है यानी कि 2N होती है। यदि हम इसके बात करें, इनको प्रथम संवहनीय पादप कहा जाता है। हमने देखा था वस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, टेरिडोफाइटा से शुरू हो रहा है। इनमें जो संवहन पुल पाए जाते हैं वो संकेंद्रीय प्रकार के होते हैं और हेड्रोसेंट्रिक होते हैं। आगे हम जब इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे प्लांट की तो वहाँ से हमें पता भी चल जाएगा कि क्या होता है हेड्रोसेंट्रिक और संकेंद्रीय। और संवहन पुल जो है वो बंद प्रकार के पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं पाई जाती, लेकिन एक अपवाद है, अपवाद कौन है, आइसोइटिक में अपसामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ध्यान रखना, अपवाद है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें जाइलम में वाहिका नहीं पाई जाती, फ्लोएम में सहकोशिका नहीं पाई जाती, एंजियोस्पर्म में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो वाहिका और जो सहकोशिका हैं ये दोनों क्या हैं, जाइलम फ्लोएम के आधुनिक तत्व हैं, क्योंकि ये आधुनिक नहीं है अभी, इतने ये डेवलप्ड नहीं हुए हैं, इसलिए ये दोनों क्या है यहाँ पे एब्सेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु में कौन कौन आ गया, सबसे पहले स्लेजिनेला आ गया, तो ये पेपर के अंदर पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। इसके बाद साल्वेनिया हो गया, एजुला हो गया, आइसोटिस हो गया। इसके बाद जो विषम बीजाणु प्रवृत्ति की उत्पत्ति जो है, तो बीजाणु की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, ध्यान रखना, सबसे पहले बीजाणुधानी होती है और बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती है, पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती है। आगे बात करते हैं, बीजाणुधानी युक्त पत्तियों को स्पोरोफिल कहा जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने वाली पत्तियों को ट्रोफोफिल कहा जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि ये दोनों काम स्पोरोफिल ही कर लेती हैं, ठीक है। अतः यह इनका क्या है, एक अद्वितीय लक्षण है, यानी कि इनके पास स्पोरोफिल पाई जाती हैं, तो इसके पास जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली पत्तियां होती हैं वो ट्रोपोफिल कहलाती हैं, ठीक है। और जिनके पास बीजाणु धानी पाई जाती है उनको अपने स्पोरोफिल कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा के पास क्या पाई जा रही है, स्पोरोफिल पाई जा रही है, क्यों, क्योंकि ये जो बीजाणु धानी है वो उनकी पत्तियों के नीचे उपस्थित होती है। हमने देखा भी था, अभी ऊपर लिखा हुआ है कि पत्तियों की निचली सतह पर क्या पाई जा रही है, बीजाणु धानी पाई जा रही है, ठीक है। तो स्पोरोफिल जो है दोनों कार्य करती हैं, तो ये क्या है, इनका अद्वितीय लक्षण है। यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो ऊगेमस प्रकार का और जूडियोगेमी यहाँ पे पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण जो है वो डिप्लोहेफ्लॉन्टिक प्रकार का होता है, ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा भी था। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में क्या पाया जाता है, डिप्लोहेफ्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। अब यहाँ पे हम इनके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले आता है साइक्लोप्सिडा, दूसरा आता है लाइकोप्सिडा, फिर आता है स्पिनोप्सिडा और लास्ट में आता है हमारे सामने फिलीसाइनी जो कि फर्न होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे साइक्लोप्सिडा की बात कर लेते हैं। तो ये मूल रहित होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो जड़ है वो नहीं पाई जाती। इनके पास जो ट्रोपोफिल है नहीं पाई जाती, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाली पत्तियां इनके पास नहीं पाई जाती। तो फिर ये फोटोसिंथेसिस किससे करते हैं, तो ये तने द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास शल्कीय पर्ण पाई जाती हैं, यानी कि उन पर शल्क जैसी संरचना पाई जाती है, उनको कैटाफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल इनके पास नहीं पाई जाती, यानी कि बीजाणुधानी वाली पत्तियां इनके पास नहीं पाई जाती। तो फिर बीजाणु कहाँ लगते हैं, तो बीजाणु तने पर लगते हैं। संवहन पुल कहाँ पाए जाते हैं, केवल तने में इनके पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो साइलोटम हो गया और साल्विनिया हो गया, दोनों हो गए, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन लाइकोप्सिडा की बात कर लेते हैं। लाइकोप्सिडा में इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और फोटोसिंथेसिस करने वाली होती हैं, यानी कि ट्रोपोफिल पाई जाती हैं और उनको क्या कहते हैं, माइक्रोफिल कहते हैं, क्योंकि छोटी हैं, और ट्रोपोफिल है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं। इनके पास कोन पाया जाता है, ठीक है। लाइकोप्सिडा जो है वो क्या है, प्रथम शंकुधारी पादप है, यानी कि पहला कोन वाला प्लांट है, कौन सा, लाइकोप्सिडा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनको क्लब मॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लब मॉस बोला जाता है। मॉस हमने ब्रायोफाइटा में पढ़े थे, लेकिन ये टेरिडोफाइटा है, लेकिन फिर भी क्लब मॉस बोला जाता है कि इनको लाइकोप्सिडा वर्ग के टेरिडोफाइटा को। तो जिसमें उदाहरण आता है लाइकोपीडियम क्लब। इसके बाद बात करते हैं अपन स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा को हॉर्स टेल बोला जाता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये भी शंकुधारी पादप होते हैं। इनके जो तना है वो नोड और इंटरनोड में विभेदित रहता है। इनका जो शरीर है उसमें सिलिका उपस्थित होती है। शरीर कैसा होता है, इनका खुरदरा होता है। यदि उदाहरण की बात करें तो इक्कीस्वीटम जो है उसको हॉर्स टेल हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्स टेल किस टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, तो इक्कीस्वीटम को कहा जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, हॉर्स को इक्वस बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, और ठीक है, तो इक्विसीटम को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सोने की उपस्थिति के संकेत देते हैं इक्विसीटम। इसके बाद ये कैसा होता है, तो ये मरोद्भिद पादप है, इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे बात करते हैं अगले वर्ग के बारे में। तो फिलीसाइनी होता है जिसमें फर्न होते हैं। तो इनके जो नर युग्मक हैं वो बहुपक्षमावी होते हैं, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा सीलिया पाए जाते हैं। ट्रोकोफिल
जो होती हैं, इनकी जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, इसलिए उनको मेगाफिल कहा जाता है। सबसे बड़ी जो मेगाफिल है वो फरंड नाम के फर्न के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये कुंडलित होते हैं और इसमें क्रिस्टल बलें पाई जाती है। इन पत्तियों पर भूरे रोम पाए जाते हैं जिन्हें रेमेंटा कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक चीज पेपर के अंदर पूछी जाती है, वही लिखा है मैंने। कई बार पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कि फर्न की बड़ी पत्तियों को क्या कहा जाता है, या सबसे बड़ी पत्तियां कौन सी होती हैं, तो फरंड की होती हैं। इसके बाद पत्तियों पर भूरे रोम पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो रेमेंटा कहते हैं। सीधा ये पूछा जाएगा रेमेंटा का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है रेमेंटा का संबंध ट्राइडोफाइटा से है। ठीक है, जो ट्रोफोफिल होती हैं तथा स्पोरोफिल में विभेदन नहीं पाया जाता, विभेदित नहीं होती हैं। पत्तियों की लंबाई वो 2 से 12 फीट तक चली जाती है। तो सबसे लंबी पत्तियां हो गई इनकी। इनका जो तना है वो भूमिगत प्रकंद में प्रबंधित हो जाता है। इनका जो संवहन पुल है वो कैसे होते हैं, संकेंद्रीय और हाइड्रोसेंट्रिक हो जाते हैं। हाइड्रोसेंट्रिक होता क्या है हम एनाटॉमी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो जाइलम सेंटर में पाया जाता है और फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है, उनको अपन हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं। मीजार्क प्रकार के संवहन पुल इसमें पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया और टेरिडियम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एक होता है एजोला। एजोला क्या होता है, तैरता हुआ टेरिडोफाइट कहलाता है। एलावीना के साथ ये सहजीवन में रहता है। एनावीना के साथ ये क्या रहता है, सहजीवन में रहता है। इसके बाद एक स्लेजिनेला होता है, ये बहुरंभी स्थिति इनकी होती है और इसमें 20 प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एडियंटम होता है जो कि वॉकिंग फर्न कहलाता है, ध्यान रखना, मेडन हेयर फर्न भी से कहते हैं। तो इस एक पेज के अंदर आपके क्या कंप्लीट हो गया, टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो गया। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे अपन बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखना जिम्नोस्पर्म जो शब्द है, सबसे पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया था, तो थ्रियोफ्रिस्टस नाम के साइंटिस्ट ने जिम्नोस्पर्म शब्द दिया था। एक बार तो पेपर के अंदर यही पूछ लिया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रथम बीजीय पादप इनको कहा जाता है, यानी कि सीड हैबिट जो है सबसे पहले जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुई थी। प्रथम संवहनीय बीजीय पादप इन्हें कहा जाता है। संवहन जो पादप है वो तो है टेरिडोफाइटा, लेकिन इनके पास संवहनी ऊतक भी है और साथ ही साथ इनके पास सीड हैबिट भी है, इसलिए इनको प्रथम संवहनी बीजीय पादप भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, जो कि 2n होती है, n नहीं होती 2n होती है। अब देखना, जिम्नोस्पर्म में संवहन बुल पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं, ओपन पाए जा रहे हैं। लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, फ्लोएम में सहकोशिका नहीं पाई जाती, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, विकसित पादप हो गए हैं। उदाहरण है, मतलब सॉरी लक्षण है। इसके बाद मरुदभिदीय प्रवृत्ति ये दर्शाते हैं। इसके बाद अपवाद की बात करें, ये अपन ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, तो नीटम हो गया, एफिड्रा हो गया, वेलवेशिया हो गया। इसमें जाइलम में वेसल्स जो है वो पाई जा रही हैं। चलिए, विषम बीजाणु होते हैं ये, यानी कि इनमें बीजाणु जो है वो अलग अलग आकृति के होते हैं। एक होता है लघु बीजाणु, जो कि परागण होता है। एक होता है गुरु बीजाणु, जो कि अंड कोशिका होती है। चलिए आगे बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीजांड होता है। बीजांड जो होता है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, यानी कि रिजु बीजांड होता है तथा यूनिटेक्निक होता है। ध्यान रखना, पेपर के अंदर पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये पूछा गया था कि जिम्नोस्पर्म बीजांड कैसा होता है, तो ऑर्थोट्रोपस होता है। ठीक है, यानी कि रिजु बीजांड होता है और यूनिट टेक्निक होता है। इसके बाद अपवाद है पाइनस। पाइनस में एनाट्रोपस प्रकार का पाया जाता है। ध्यान रखना, कैसा पाया जाता है, एनाट्रोपस प्रकार का पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जो परागण की क्रिया है सीधे ही माइक्रोपाइल से शुरू होती है, अंडाशय इसमें नहीं पाया जाता। एंडोस्पर्म का जो विकास है वो निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, इसलिए एंडोस्पर्म कैसा हो जाता है, एन प्रकृति का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करें, इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी कि पॉली एम्ब्रियो नहीं पाई जाती है। ये इसका क्या है, विशेष गुण है, तो इंपॉर्टेंट है। पाइनस में परागकण जो है वो 4 सेल स्टेज में स्फुटित होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। और जो सिकोया है इसको रेडवुड वृक्ष भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म की हम यहाँ पे बात करें तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है साइकेडोफाइटा और दूसरे होते हैं कोनिफेरोफाइटा। अब आगे इनके अलग अलग गण हैं, देखना। सबसे पहले नर युग्मक इनमें क्या होते हैं, गतिशील होते हैं साइकेडोफाइटा में। दूसरा, पत्तियों में कुंडलन पाया जाता है, देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्रिस्टल वलय तथा रेमेंटाइन में उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना। अब इनके गण की हम बात करें तो साइकेडो फिलिकैल्स होता है एक गण, जिसमें जो कि कैसे होता है, केवल जीवाश्म में, यानी कि आज ये उपस्थित नहीं है। इनको बीजीय फर्न कहा जाता है। लाइजेनोप्टेरिस जो कि जीवाश्म पादप है। इसके बाद बेंटीटेल्स है। बेंटीटेल्स में क्या होता है, विलियम शोनिया होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियम शोनिया क्या है, जीवाश्म की खोज की गई थी और किसने करी थी, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने करी थी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के ये जनक हैं। बेलिसोनियम क्या है, जीवाश्मी टेरिडोफाइटा है। साइकिडेल्स क्या है, एक जीवित जीवाश्म है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकिडेल्स क्या है, जीवित जीवाश्म है। ये जो कि साइकस होता है, जिसमें जो कायिक जनन है वो बलविल से होता है। ठीक है, इनमें साइकस में जो क्या पाई जाती है, प्रवालाभ मूल पाई जाती है। साइकस को जो बीजांड है पादप जगत में सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। इसके बाद इसका जो नर यौगिक है वो भी पादप जगत में सबसे बड़ा है। इसकी जो अंड कोशिका है वो पादप जगत में सबसे बड़ी है। इसके बाद इसका जो पित्त होता है उसे साबूदाना तैयार किया जाता है साइकस रिव्यूलोटा से। इससे साइकस रिव्यूलोटा प्रजाति का जो पित्त है उससे साबूदाना तैयार किया जाता है। ये पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस पादप से साबूदाना तैयार किया जाता है, तो साइकस से साबूदाना तैयार किया जाता है, साइकस साबूदाना। जेमिया पिग्मिया ये क्या है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, ध्यान रखना। साइकस जो है वो ग्रिडेल्ड लीफ ट्रेस
होता है इसके अंदर। साइकस में एम आकार के मस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि रैकेस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे सामने आते हैं कौन, फेरोफाइटा। इसके हम गणों की बात करें तो जिंगो गोएल्स होता है, जिसमें जिंगो बाइलोबा आता है जो कि जीवित जीवाश्म है। इसके बाद इसे मेडन हेयर ट्री कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें साइकस और कॉनफर्न के बीच की योजक कड़ी, कॉनफर्स के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। कोडाइटेल्स होते हैं जो जिसमें कोडाइरस आता है जो कि जीवित जीवाश्म है। इसके बाद कॉनिफेरल्स आता है। कॉनिफेरल्स क्या है, सबसे बड़ा गण है, ये पूछा जा सकता है, जिसमें सिकोया और डेंड्रोन आता है। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है कौन, सिकोया या फिर डेंड्रोन। इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद टेक्सोडियम है जो कि सबसे मोटे तने वाला है जिम्नोस्पर्म है। पाइनस की बात करें तो ये बहुबीजपत्री भ्रूण इसका होता है, जो इससे क्या निकलता है, चीड़ का तेल निकलता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किससे चीड़ का तेल प्राप्त होता है, तो पाइनस से प्राप्त होता है। इसके बाद इसके जो परागकण होते हैं पंखयुक्त होते हैं, ये भी इसका एक अद्वितीय लक्षण है। तने में सर्वाधिक रेजिन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। जियार्डिना का सूखा बीज जिसे चिलगोजा कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो पाइनस से प्राप्त होता है। ठीक है, पाइनस जियार्डियाना का जो सूखा बीज होता है उनको चिलगोजा कहा जाता है। दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपको पता होगा। अरेकिया एक्सक्लाइसिस जो है, इसको क्रिसमस ट्री होता है, आपको पता होगा। क्रिसमस पे अपन जो ट्री बनाते हैं वो क्या एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। इसके बाद टेक्सस जो होता है, उसको टेक्सोल औषधि तैयार की जाती है जो कि कैंसर के लिए उपयोगी है। इसके बाद है निटेल्स। निटेल्स क्या है, सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म है। इनके जो जाइलम है इसमें वेसल्स पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं। इनका जो विटैग्मिक जो बीजांड है कौन सा पाया जाता है, विटैग्मिक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसको उदाहरण की बात करें इसमें नेटम हो गया, एफेडर हो गया और वेलवेरिया इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लाइकेन जो शब्द है, पहले हम बात करते हैं किसकी, लाइकेन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लाइकेन जो शब्द है वो किसने दिया था, पहले ये पता होना चाहिए। तो थ्री फ्रिस्टिस ने इसको शब्द को दिया था। लाइकेन जो है एक प्रकार का सहजीवन है, जिसमें कौन कौन होता है, शैवाल होता है और कवक होते हैं। कवक होते हैं और शैवाल होते हैं। एक बार तो यही पूछ लिया था कि लाइकेन जो है किस किस जीवों का सहजीवन है, तो आपको पता होना चाहिए कवक और शैवाल का सहजीवन है। कवक जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, शैवाल जो है स्वयंपोषी होते हैं, ये दास घटक हैं, क्यों, क्योंकि ये खाना बना के देते हैं। विषमपोषी होते हैं तो ये स्वामी घटक हैं, क्यों, क्योंकि ये जनन में भूमिका निभाते हैं। वर्गीकरण की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है एस्कोलाइकेन और एक होता है बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकिन की बात करें तो इसमें कवक जो है एस्कोमाइसिटीज वर्ग का होता है, शैवाल जो है वो साइटोनीमा और रिव्यूलेरिया होते हैं। ठीक है, इसके बाद कवक की बात करें तो ये वेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं और शैवाल जो है मिक्सोफाइसी होते हैं। रिमिक्स में बेस, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मिक्स का मतलब रिमिक्स आ गया, और बेस जो गाने हैं रिमिक्स होते हैं उनमें बेस ज़्यादा होता है, आपको पता होगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्गीकरण एक तो ये प्रकार का हो गया। दूसरा वर्गीकरण की मैं बात करूँ तो एक तो क्रिस्टोज लाइकेन, जिन्हें सेक्सिकोल्स कहा जाता है। एक होता है फॉलिगर लाइकेन और दूसरा होता है फिलामेंटस लाइकेन। तीन प्रकार का वर्गीकरण हमने यहाँ पे देखा। जो क्रिस्टोज लाइकेन होते हैं ये चट्टान पर पतली परत के रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण हो गया ग्रेफिस और फाइसिया। फॉलिकर लाइकेन जो है वो पत्ती के समान होते हैं, पार्मेलिया इसका उदाहरण है। इसके बाद फिलामेंटस लाइकेन की बात करें तो असनिया, जो जिसे बुढ़े की दाढ़ी कहा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है शायद ये। इसके बाद जो असनिया है इसमें जंगल की आग का कारण भी बनता है कई बार। अब हम बात करते हैं इनमें जनन की। तो जनन में दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दूसरा सेक्सुअल पाया जाता है। सबसे पहले एसेक्सुअल की यहाँ पे बात करें तो विखंडन होता है, दूसरा पिक्नियोस्पोर। विखंडन जो होता है वो पार्मेलियम और क्लिडोनिया के अंदर होता है, और पिक्नियोस्पोर जो है इसमें पिक्निया बनते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, देखना, एक सोरेडियम है, एक सेफलोडियम है और आइसिडियम है। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साधन है, यानी कि इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो नर है वो स्पर्मोगोनिया बनाता है और मादा जो है उसमें ट्राइकोगोनिया पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लाइकेन भी चल रहा है। इसके बाद लाइकेन के आर्थिक महत्व की बात कर लें तो एक लेकोनोरो आता है जो कि इजराइल में भोजन के रूप में यूज होता है। क्लेडोनिया होता है जिसे रेंडियर मॉस कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एवर्निया हो गया, रामालिना हो गया जिससे धूप बत्ती बनती है। इसके बाद सेट्रेरेसिया आइसेंडिका, जिसमें क्या होता है, लेकोनोर होता है जो नीले रंग का रंजक बनाता है, डाई बनाता है। रोसेला या फिर रॉक्सेला होता है जिससे नीला लेटम्स प्राप्त होता है, आपने देखा हो लेटम्स पत्र जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। पेल्टीजोरा कैनिना जो कि डॉग लाइकेन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ये प्लांट टेक्सोनॉमी है यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्या कंप्लीट हो जाती है, प्लांट टेक्सोनॉमी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यदि इसकी आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को जो है आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। इसके अलावा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।